पीने के पानी की समस्या देहात क्षेत्र के अंदर बहुत है और इस सिलसिले में अखबारों में भी बहुत आया है। और जो पानी आ रहा है वो भी पीला पानी आ रहा है, वो भी है इनके काम है। वो कोई काम सरकार अपने पूरा नहीं कर रही है, ना सुन रही है, ना कर रही है। ये तो लखनऊ में बैठ कर सिवाय एनकाउंटर के आदेश करने के इनके पास कोई भी काम नहीं है। करे जाओ, हिंदू मुस्लिम करे जाओ और एनकाउंटर किए जाओ, दो आधार हैं इनके। जनता की इन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं। केंद्र सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, वो कितना दे रही है, किसको दे रही है, ये प्रदेश वाले बताते नहीं हैं। जहाँ पर विपक्ष की पार्टियों के सरकारें हैं वहाँ पर खुद वहाँ के मुख्यमंत्री चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और सिर्फ केंद्र सरकार नहीं देती। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं चाचा भतीजे एक ग्रुप में बैठी हुई है, आप किस ग्रुप में हैं? अब गुट वुट सब खत्म हो गए। चाचा भतीजे ने कह दिया, आपने सुना होगा कि अखिलेश जी ने ये कह दिया कि ठीक है, हम वो हैं हमारे साथ, कोई बात नहीं है। अब जसवंत नगर से हम किसी को खड़ा नहीं करेंगे, हमारी पार्टी के यही जो हैं खड़े होंगे। दो आदमियों को दिन दहाड़े मार डाला, सामने गोली चला के मार डाला। फतेहपुर शमसोई गांव में दो आदमियों को पूरा उसका वायरल हो रहा है, वो दिखा रहा है दिन में। इस सरकार में समस्या का समाधान नहीं हो सकता। काम करने वाली जनता के लिए जो समर्पित हो सरकार, वही काम ये कर सकता है। और ये क्षमता सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के अंदर है। ये लोग तो सिर्फ मुसलमान और हिंदू का खौफ दिखाकर, मंदिर और मस्जिद बनाकर, पाकिस्तान और मुसलमान करके वोट लेते हैं। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, ना ही इनके पास कोई एजेंडा है। ये तो हिंदू मुस्लिम करके और एक खाई पैदा करा रहे हैं। नमस्कार, राजनीति दर्शन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं संभल जिले में। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के विधायक माननीय मोहम्मद इकबाल महमूद साहब से आपको रूबरू करवाएंगे, जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका राजनीति दर्शन पर। सर, आज हम आपसे पहला सवाल राशन के ऊपर पूछेंगे कि लोगों का कहना है कि राशन सही से नहीं बांटा जा रहा है, मतलब जितना राशन उन्हें मिलना चाहिए उससे उन्हें आधा राशन मिल रहा है। सर, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, राशन के संबंध में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन भेजी है उसके अनुसार राशन कार्ड धारक के पास उसके जितने यूनिट होंगे उसके हिसाब से पर यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देना है, ये सरकार ने बताया है। अब कुछ लोग होंगे ऐसे कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, कर रहे होंगे, मगर मेरे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। आपने हमसे ये बात कही है तो हम इस संबंध में अधिकारियों से बात करेंगे और बताएंगे उन्हें कि ऐसा हो रहा है, मगर मेरे पास कोई शिकायत इस तरह की आई नहीं। जो संभल से जुड़े हुए इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी जगहों पर सरकारी नल पानी की बड़ी समस्या चल रही है लोगों के साथ में, पीने के पानी के लिए। तो सर, इस पर वो लोग आपसे चाहते हैं कि आप इस पर उनकी मदद करें। नहीं, पीने के पानी की समस्या देहात क्षेत्र के अंदर बहुत है और इस सिलसिले में अखबारों में भी बहुत आया है। और जो पानी आ रहा है वो भी पीला पानी आ रहा है। पिछले दिनों में 2 साल तक तो इस सरकार ने विधायकों को 100 नल दिए, हर विधायक को। हमें भी मिले, हमने लगवाए, मगर अब पिछले 2 साल से नल आना बंद हो गया। नलों में जो पानी आ रहा वो ख़राब आ रहा है, मगर हम इनसे शिकायत करते हैं, कुछ सुनने वाला ही नहीं। सरकार कुछ सुनने वाला को तैयार ही नहीं है। यहाँ पर जो भी है इनके काम है, वो कोई काम सरकार अपने पूरा नहीं कर रही है, ना सुन रही है, ना कर रही है। ये तो लखनऊ में बैठ कर सिवाय एनकाउंटर के आदेश करने के इनके पास कोई भी काम नहीं है। करे जाओ, हिंदू मुस्लिम करे जाओ और एनकाउंटर किए जाओ, दो आधार हैं इनके। जनता की इन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है। जनता में त्राई मची हुई है और जनता अब समझ गई है इनको, सरकार को। और मैं ये समझता हूँ कि इसका रिजल्ट आने वाला चुनाव 2022 में होगा, इस सरकार को देखने को मिलेगा। इस समय पे सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो अपना काम धंधा छोड़कर अपने शहरों में वापस आए हैं।
वो अपने शहरों में वापस तो आ गए, अपनी जान तो उन्होंने बचा ली, लेकिन अब उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। अपने लघु उद्योग वाले व्यापारी बहुत परेशान चल रहे हैं, बाहर से आए हुए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सर वो सब एक मतलब एक तबके के लिए बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। सरकार ने ग्रामीण अंचलों के अंदर जी मनरेगा के अंतर्गत तो जो मजदूर हैं वहाँ के उनको कुछ काम दिए हैं, मगर शहर के अंदर इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। और उस मनरेगा के अंदर तो हालात ये हो गए हैं इस दौर में कि पढ़े लिखे लड़के, ग्रेजुएट, एमए, ये सब लोग जो हैं मजदूरी कर रहे हैं। आ गए वहाँ से। कोविड का हाल बहुत बुरा है, पूरे देश के अंदर त्राही त्राही मची पड़ी है। कोई इसकी वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई है। रोज़ाना पूरे भारत के अंदर केस बढ़ रहे हैं और संभल के अंदर भी रोज़ाना केस बढ़ते ही हैं। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक कोई वैक्सीन नहीं तैयार हो जाएगी और त्राही त्राही मचेगी। इन मज़दूरों को जो हमारे बाहर काम करते थे वो अब अपने घर आ गए हैं। बाहर उनको रोटी तक नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा था, पैदल चल चल के आ रहे हैं। हमने देखा टीवी के ऊपर लोगों के पैरों में छाले पड़ गए। लोग अपने बच्चों को साइकिल पे बिठा के ला रहे हैं, को कैसे ला रहे हैं, पुलिस को पीट रही है। वो तो वहीं से फिर पिटे वहाँ से आ रहे हैं बगैर पैसे के, बगैर उसके, और यहाँ रास्ते में उन्हें पुलिस मार रही है। घर आ गए तो मजदूरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा के अंदर जो काम दे रहे हैं 200 रुपये का काम मिल रहा है, 200 रुपये रोज़ का खर्चा पूरा परिवार है उसका। 200 रुपये देंगे, 200 रुपये में परिवार कैसे चल जाएगा? सरकार को चाहिए कि इसमें काम करे, इसमें पैसे दें लोगों को, और उसमें साथ साथ शहरी क्षेत्र के अंदर भी उनको मजदूरों को, क्योंकि शहर में भी तो मजदूर रहते हैं, शहर में काम नहीं है, शहर वाले क्या करें? ये सारा दायित्व सरकार का है। सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। वो कितना दे रही है, किसको दे रही है, ये प्रदेश वाले बताते नहीं हैं। जहाँ पर विपक्ष की पार्टियों के सरकारें हैं वहाँ पर खुद वहाँ के मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और सिर्फ केंद्र सरकार नहीं देती। आप 5 बार संभल से विधायक रह चुके हैं। सर क्या आपको नहीं लगता कि संभल विकास के मामले में आसपास के काफ़ी शहरों से काफ़ी पीछे है? संभल में बहुत विकास हुआ, मगर विकास 5 साल हुआ जिस में हमारी सरकार थी, और सरकार के अंदर लोगों ने देखा हो कितने बड़े बड़े काम किए। हमने सड़कें बनाई, हमने बिजली की व्यवस्था अच्छी करी, अच्छे रोड्स दिए, अच्छे विद्यालय दिए, लोगों को काम दिए। अब तो सब कुछ बेकार हो गया। जितने हमने सड़कें बनवाई, संभल से चंदोसी, संभल से मरदाबाद तो 4 लेन को कराया कि हमने, संभल से बहजोई, संभल से गंवा, संभल से जोया, ये सड़कें ऐसी हो गई थी कि लोग बहुत खुश थे उससे। मगर हमारी सरकार गई, आप इन सड़कों का हाल देख लीजिए, गड्ढे हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कूद कूद के जा रहे हैं। संभल हसनपुर मार्ग तो बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है उसका। मगर सरकार जो है अपना पैसा कहाँ लगा रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा। यही समस्या बिजली की है। सरकार कहती है कि साहब हम 18 घंटे बिजली दे रहे हैं। आप जाके पूछिए ग्रामीण अंचल के अंदर, लोगों की फसलें सूख रही हैं, धान की खेती हो नहीं पा रही है, बिजली मिल नहीं रही है, मुश्किल से 2-3 घंटे बिजली आती है। अब बास गाँव के तो 4-4, 5-5 दिन नहीं आती। ट्रांसफार्मर फूक गए, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके मंत्री कहते हैं, बिजली मंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश के, कि ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर बदल जाएगा। मगर आज देख लीजिए बास जगह पर तो 1-1 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए। क्या करेगा किसान? परेशान है। इस सरकार से सभी लोग परेशान हैं। तो आपके पास अपनी समस्या को लेकर आते हैं तो आप उन्हें किस तरह से आश्वासन देते हैं? तो उन लोगों के लिए क्या क्या बोलना चाहिए? जो समस्याएं इस तरह की हैं जी कि जिसमें हम अपने विधायक निधि से कुछ करा सकते हैं, उनको हम सेटिस्फाई कर देते हैं, और हम अपने विधायक निधि से पैसे लगाकर उनकी सड़कें, उनके नल, उनके पानी, उनके उसका इंतज़ाम कर देते हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कम होती है, हम अपने विधायक निधि से कैपेसिटी बढ़वा देते हैं उसकी। अब जितना हम अपने विधायक निधि से कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। बाकी विधायक निधि भी अब 1 साल के लिए सस्पेंड कर दी हमारी, इन्होंने वो भी ख़त्म कर दी। सरकार तो के पास तो कुछ है ही नहीं काम करने के लिए, वो तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने पे लगी हुई है बस, वो उसके पास कोई काम नहीं। विधायक निधि से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन सर इस समय कोरोना देश में महामारी अपने चरम पर है।
संभल में ही लगभग 650 से ज़्यादा मामले हैं कोरोना के इस समय। तो सर इस समय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह से काम किया जा रहा है संभल में? कोरोना जब शुरू में आया जी। तो एक आवाज़ आने लगी कि कोरोना जो है ये तबलीगी जमात वाले लेकर आए, तबलीगी जमात वालों ने फैला दिया। अरे कोरोना तो दिसंबर में आ गया था हिंदुस्तान के अंदर, और उसके बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया आते हैं, 1,500 आदमी उनके साथ आया वहाँ से, 1,500 अधिकारी उनके साथ आए। और जब वो आए थे तो सरकार को ही चाहिए था कि उनका टेस्ट कराते, उनको देखते इनको ये कोरोना तो नहीं है, मगर उन्होंने किसी को नहीं कराया। बहुत से लोग जो हैं ऐसे विदेश से आए, बहुत से लोग विदेश से आए, इंडिया आए, कोई प्रबंध नहीं था एयरपोर्ट के ऊपर कि उनका टेस्ट कराया जाता। वो आए जो बाहर से आए। ये मर्ज चाइना से फैला है, और चाइना में जो जहाँ था, जो बहुत से मुल्कों के लोग थे वो वहाँ से थे, चाइना गए थे, चाइना से वो अपने घर लौटे, वहाँ पे फैला, वहाँ से यहाँ हिंदुस्तान आए, यहाँ फैला। उनको तो रोका नहीं, जमात वालों पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब जमात वाले भी ख़त्म हो गए, अपना से आ रहा। लेकिन सर जमात वालों की वजह से इस क्षेत्र में खासकर कोरोना वायरस काफ़ी फैला है। नहीं, इस बात से आप नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी वजह से बिल्कुल। ये एक बीमारी थी। आज भी WHO ये कहता है कि अभी क्या है, अभी तो आगे आगे देखिए बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, बहुत बुरे हालात होंगे। और ये वायरस जो है ये हवा में है, ये हवा में वायरस है। ऐसा नहीं है कि किसी के वो हो जाए, मगर हवा में वायरस है। सभी बोले हर आदमी इससे प्रभावित होगा, इसका प्रभाव हर आदमी पर पड़ेगा, ये किसी का नहीं। ये तो ये जो अगर आया है तो उसकी गलती है हिंदुस्तान की सरकार की, केंद्र सरकार की। उनको विदेश से आने वालों के ऊपर सबकी टेस्ट कराना चाहिए था, तभी उनको अंदर आने की इजाज़त देनी चाहिए। सर संभल के हालात को काबू में करने के लिए क्या काम होगा? अभी मेरी बात हुई आज ही, हमारे DM से बात हुई, हमारे CDO से बात हुई। वो ये कहते हैं कि जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं संभल ज़िले के, उनका पैसा से जो कोई काम हो रहा है यहाँ पर, उसी के दिए हुए पैसे से हो रहा, जो हम लोगों ने दे दी अपने विधायक निधि से। सरकार ने उनको कुछ नहीं दिया। DM साहब ने आपसे बोला है? जी, मुझसे बोला। आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो सर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं चाचा भतीजे एक ग्रुप में बैठी हुई है, आप किस ग्रुप में हैं? अब गुट वुट सब खत्म हो गए। चाचा भतीजे ने कह दिया, आपने सुना होगा कि अखिलेश जी ने ये कह दिया कि ठीक है, हम वो हैं हमारे साथ, कोई बात नहीं है। अब जसवंत नगर से हम किसी को खड़ा नहीं करेंगे, हमारी पार्टी के यही जो हैं खड़े होंगे, उनके चाचा शिवपाल यादव। सर मान लीजिए कि अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, इसमें मानने की कोई बात नहीं है, इसमें मानने की नहीं है बात। आप किसके साथ हैं? नहीं, हम तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश यादव जी के साथ हैं, मुलायम सिंह यादव जी के साथ हैं, हम समाजवादी के साथ हैं। उन्होंने तो अपनी कोई अलग पार्टी बना दी है ना, अब वो बनाई है, वो भी इसमें मर्ज हो जाएगी कुछ दिनों के बाद में, आप देख लीजिए। सर आपको लगता है 2022 में BJP दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी? जो हालात मुझे नज़र आ रहे हैं उसमें तो नहीं लगता ऐसा, मुझे नहीं लगता। देखिए अब जनता जागरूक हो गई है। अब ये हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, मुसलमान, इन चीज़ों से वोट नहीं है, वोट होगा काम के ऊपर। प्रदेश ने कहीं पर कोई काम नहीं किया है, पैसा कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है इसका पैसा। अब जब भी इनको ज़रूरत होती है तो विधानसभा का सत्र 4 दिन के लिए बुलाया, बिल पास कराया, पैसे निकाले और अपने ऐश कर रहे हैं। आप बता दीजिए क्या प्रदेश के अंदर आप कुछ देख रहे हैं, कहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा। जनता परेशान हो गई है, और सब याद कर रहे हैं अखिलेश यादव जी का ज़माना, जब विकास की नैया बह रही थी पूरी तरह। हमने ऐसी ऐसी सड़कें बनवा दी कि जिसमें हवाई जहाज़ तक उन सड़कों पर उतरवा दिए और चला के दिखा दिए। आज जितने भी काम हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही काम हुए हैं। उन्हीं कामों को जो हमारे चल रहे थे, अब ये बीच में सरकार ही आ गई, उनका ये उद्घाटन और शिलान्यास करने लगे, नाम अपना करने लगे। इन्होंने कोई काम नहीं करा। बिजली की 1 यूनिट बढ़ाई तक नहीं, इनकी जितनी हमारे ज़माने में जनरेट होती थी उतनी कोई पुर्जा
कोई कोई बिजली घर, कोई कुछ नहीं बनाया। लेकिन सर हमारे जब हमारी सरकार थी, मैं संभल के ख़ास तौर से ये कह रहा हूँ, संभल के अंदर जब हमारी सरकार थी तो बिजली 24 घंटे आया करती थी। 24 घंटे बिजली आने का मतलब क्या था, सड़कें अच्छी होने का मतलब क्या था कि हम लोग गाड़ियों के अंदर पंचर भी नहीं हो रहे थे, गाड़ियों में डेंट भी नहीं पड़ रहे थे। बिजली से संबंधित जो काम लोग बाहर कर रहे थे, संभल से बाहर जाकर, क्योंकि बिजली यहाँ कम आ रही थी, तो दिल्ली और जाकर अपने रुक गए थे, वो सब के सब अपने काम वापस संभल लेकर आ गए और यहाँ से काम करने लगे। 5 साल उनके बेहतरीन कटे, अब फिर वो हालात हो गई। अब आप देखिए बिजली है यहाँ पर, आज अब नहीं, आप बैठे हैं बिजली नहीं है। अब आप कहेंगे साहब पंखा चल रहा है, तो ये तो हमारे इन्वर्टर से पंखा चल रहा है। लेकिन सर बीजेपी सरकार अपना सबसे जो मेन वो रखती है, टीवी चैनल पे योगी जी खुद बोलते हैं कि हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ और ये दंगा मुक्त सरकार है। दंगा कराने वाले सरकार में आ गए, दंगा कराने वाले जो दंगा कराते थे वो सरकार बना बैठे, अब क्या करेंगे दंगा। अब तो लेकिन सर क्राइम रेट तो कम हुआ है ना। ठोको की राजनीति चल रही है, ठोको। किसी को ठोकने से, देखिए, क्राइम ख़त्म कोई नहीं कर सकता, कम तो कर सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन सर आप ये मानते हैं इसका मतलब कि क्राइम रेट कम हुआ है सरकार में? नहीं, क्राइम रेट बढ़ा है, हर चीज़ का बढ़ा है। डकैती यहाँ बढ़ गई, रेजन यहाँ बन गई, छिनैती यहाँ बन गई, बढ़ी है। मर्डर यहाँ हो रहे हैं, और मर्डर आपने देखा अभी हमारे इस संभल जनपद के अंदर ही क्या नाम गांव का उसका, 2 आदमियों को दिन दहाड़े मार डाला, सामने गोली चला के मार डाला। फतेहपुर शमसोई गांव में 2 आदमियों को पूरा उसका वायरल हो रहा है, वो दिखा रहा है दिन में। लेकिन सर उनका तो बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था। किसका? उन लोगों का जिन्होंने मारा है। अरे मारा है, देखिए बीजेपी वाले, वो तो जिन्होंने मारा वो पक्के बीजेपी के थे, इसमें नहीं, और मरने वाला समाजवादी का था। ये दोनों बातें सच हैं। और ये इतने मतलब ढील है, इतना अंकुश नहीं लगा पाई पुलिस उन पर, इनका इकबाल इतना नहीं बुलंद हुआ कि उन चीज़ों को रोका जा सके। अब उसका हालिया नतीजा देख लीजिए, ये क्या हुआ विकास दुबे का, कितना बड़ा हादसा हुआ है, कितने 8 पुलिस वाले मार दिए, 8 पुलिस वाले मार दिए। उज्जैन में जाकर सरेंडर हुआ, उत्तर प्रदेश से निकल के कैसे चला गया। लेकिन सर अभी ये चीज़ क्लियर कहाँ हुई है कि सरेंडर किया उसने या पकड़ा गया वो? अरे आप टीवी नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सब चीज़ें। अब तो वहाँ की वो जो लग रहे हैं टीवी उस मंदिर के अंदर, जो सीसीटीवी लग रहे हैं उसके अंदर दिखा रहे हैं, देखो क्या टहल रहा है वो। और वहीं के ही कर्मचारी ने उसको पहचाना है, उसने ही टेलीफोन करके पुलिस को बुलाया है। और बाहर जब पकड़ कर लेके आए तो चिल्ला करके कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। अगर पुलिस पकड़ लेती तो क्या मंदिर में लेके जाती? तो सर उसने फिर भागने की कोशिश क्यों की जो पुलिस को उसका एनकाउंटर करना पड़ा? ये जांच का विषय है जी। ये जांच का विषय है। देखिए, जब उसको उज्जैन से लेकर चले, एक क्रिश्चियन लगता है सरकार के ऊपर कि जब उज्जैन से लेकर चले तो 800 किलोमीटर रास्ते कानपुर के क्षेत्र में जब आ गया तो कौन सी ऐसी वो थी कि सिर्फ वही गाड़ी पलटी जिसके अंदर विकास बैठा हुआ था? क्यों रास्ते के अंदर 2-3 गाड़ियाँ बदली उसकी? पीछे से एक आज तक समाचार, आज तक चैनल का गाड़ी उसको फॉलो कर रही थी, क्यों उस गाड़ी को रोक दिया गया? ये सब चीज़ें जो हैं ये सवालिया निशान बना रही हैं। ये कह रही हैं वो एक दुर्दांत व्यक्ति था, उसके साथ जो होना चाहिए था वो उसके साथ हुआ, मगर ये चीज़ कानून के अंतर्गत होनी चाहिए थी। हिंदुस्तान के अंदर कानून सबसे बड़ा है। क्या यहाँ पर फांसी नहीं हुई हैं? कितने बड़े बड़े कांड हो गए दिल्ली के अंदर, कितने बड़े कांड हो गए, लोगों को फांसियाँ दी गई नहीं दी गई। एक न्यायिक रास्ता है कि उसको आप अपनी बात करने का उसको हक है, आप अपनी बात कहिए, न्यायपालिका जो है इस पर देखेगी कि इन्होंने क्या सही है क्या गलत है। उसके साथ ये ऐसे आदमियों का
बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए, मगर जिस तरह से ये सज़ा दी गई है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। सर आखिरी सवाल कि शिक्षा, स्वास्थ्य संस्थान, बेरोजगारी, लघु उद्योग, सर बिजली, पानी, सर इन सभी समस्याओं की अभी यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में। तो सर आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से खत्म होनी चाहिए समस्या, या कब तक खत्म होगी? इस सरकार में समस्या का समाधान नहीं हो सकता। काम करने वाली जनता के लिए जो समर्पित हो सरकार, वही काम ये कर सकता है, और ये क्षमता सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के अंदर है। ये लोग तो सिर्फ मुसलमान और हिंदू का खौफ दिखाकर, मंदिर और मस्जिद बनाकर, पाकिस्तान और मुसलमान करके वोट लेते हैं। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, ना ही इनके पास कोई एजेंडा है। ये तो हिंदू मुस्लिम करके और एक खाई पैदा करा रहे हैं हिंदू मुसलमान के अंदर। जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा है, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसके अंदर हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से हिंदुस्तान को चुना है यहाँ रहने के लिए, और हमें उस वक्त आश्वासन दिया गया था कि आप रहेंगे, आपके साथ भी समान कानून बनेगा, हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए सबके बराबर एक कानून होगा, और उस कानून के अंतर्गत जो रियायतें जिसको मिलेंगी वो सबको बराबर की मिलेंगी। वो चीज़ आज ये ख़त्म कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है। हमारे बहुत से हिंदू भाई ऐसे हैं जिन्होंने हमसे खुद कहा है कि ये काम अच्छे नहीं हो रहे, ये काम अच्छे नहीं हो रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग ये बीजेपी वाले क्या करते हैं, अरे देखो मुसलमानों को हम नहीं कर रहे हैं, अरे तो मुसलमानों के लिए ये कर रहा है। अरे भाई, जनता मांग रही है खाना, जनता मांग रही है रोटी, जनता मांग रही है नौकरी, जनता मांग रही है अपना अच्छा रहने के लिए पानी। ये उपलब्ध कराइए। ये दायित्व है सरकारों का। हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनाने का औचित्य क्या था? डेमोक्रेसी का औचित्य क्या था? क्या मकसद था? मकसद तो यही था कि हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार जनता चुनेगी वो जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए चुनी जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में नहीं, अब तो देश के अंदर भी यही हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी संबोधन कर रहे थे, उन्होंने सारे जितने भी हमारे त्यौहार हैं सबका नाम लिया, मगर ईद का नाम नहीं लिया। नहीं लिया ईद का नाम। क्यों? ईद भी तो त्यौहार आने वाला था, नहीं लिया। उनसे अरे आप जब 130 करोड़ का देश बताते हो तो 130 करोड़ के अंदर जो हमारे मुसलमानों की आबादी है ये कितनी बड़ी है? ये भी तो उसमें ही आते हैं। तो उस 130 करोड़ में मुसलमान आते हैं, तो आप क्यों नहीं कहते कि मुसलमानों डरो नहीं, हिंदुस्तान सबका है, मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ, जिसने मुझे वोट दिया है या नहीं दिया है मैं सबको न्याय दूंगा। ये प्रधानमंत्री, हमारा देश का प्रधानमंत्री, हमारा जो है वो गार्जियन है, वो गार्जियन है। वो गार्जियन को हर एक की फिक्र होना चाहिए। फिक्र नहीं करते। बीजेपी के स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, नाम है, अमल नहीं है। ग्राउंड पे उसका प्रैक्टिकल में कोई अमल उस पर नहीं हो रहा। सबका साथ सबका विकास, बता दीजिए कहाँ है विकास? सर उत्तर प्रदेश में 2022 में क्या मानना है आपका, टक्कर होगी समाजवादी पार्टी और बीजेपी में? दो ही पार्टियां लड़ेंगी, समाजवादी पार्टी और अब विकास और विनाश का इलेक्शन होना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमें सपोर्ट करें। और अगर आप हमें किसी भी तरह का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।